अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर पर मिलकर काम करेंगे। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा भी आए जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चीन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला के लिए लॉन्च कर दिया है। यह सैटेलाइट सी पैक की निगरानी और दीगर फवाइद देगा। भारतीय ओपोजिशन लीडर ने तस्दीक कर दी है कि इंडियन फजाइया किसी काम की नहीं। पाकिस्तान ने 4 राफेल गिराए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अंजाम करीब है। लोकसभा में तारीखी छितरौल इंडियन दिफाई तजियाकार परवीन साहनी के तहलका खेज इंकशाफात। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि सबको मालूम है कि क्या हुआ है और ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों किया। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। भारतीय एयरफोर्स का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है, मगर फिर भी इनको मुंह की खानी पड़ी। भारतीय MiG-22 फ्लाइंग को कोफिन के नाम से जाना जाता है। क्या भारत F-35 से और अमेरिका से देख रहा है और Su-57 रशिया से डील चल रही है? क्या पाकिस्तान J-35 चाइना से खरीद रहा है? क्या कहना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ जनरल साहब मौजूद हैं और ब्रिगेडियर आसिफ साहब मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अदालत ने 167 मुलजमान को सजाएं सुनाई। अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, PTI रहनुमा जरताज गुल का 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल साहब से। जी जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जनरल साहब ने जी जो है अपना ट्वीट भी किया है और साथ साथ ये खबर भी उन्होंने जारी की है व्हाइट हाउस से कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। और पाकिस्तान के जो हमारे वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने उनके कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ, जो वजीर हैं वहाँ के, उनके साथ बैठकर ये फाइनलाइज किया है। इसका मेन काम यह है कि पाकिस्तान से ट्रेड के अंदर भी वो ट्रेड को बढ़ाएंगे, तिजारत को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने जो चुना है फील्ड वो है ये तेल जो है उसको तलाश करना और उसको निकालना। उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास बड़े ज़खायर तेल के ज़मीन के और समंदर के नीचे मौजूद हैं और वो कह रहे एक अच्छी कंपनी चुनकर हम उनको तेल निकालने के लिए देंगे। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत तेल निकलेगा यहाँ से और वो एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। उनका हो सकता है भारत भी लेना चाहे तो ले सकेगा, इतना होगा। दूसरी अच्छी खबर, ये अच्छी खबर है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो खला में भेज दिया है और ये सी पैक के तमाम प्रोजेक्ट्स को भी ओवरसी करेगा। जबरदस्त। और ये पाकिस्तान में फ्लड्स या जो हमारी क्रॉप्स हैं, कैसे क्रॉप्स हुए हैं, क्या एस्टिमेट्स है उनका, इस किस्म की बहुत सी जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उसका वो डेटा जो है वो पाकिस्तान में प्रोवाइड करेगा प्लानिंग पर्पजेस के तहत के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और अच्छी खबर है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है तो उनके लिए मेरे ख्याल में आजकल की फिजा अच्छी नहीं है। अमेरिका ने उन पर 25% टैक्स अपना लेवी कर दिया है, अपना ट्रेड लेवी कर दिया है। और 7 इंडियन कंपनीज को वो कहते हैं ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं जो ईरान से तेल मंगा रहे थे इस सिलसिले में। दूसरी बात है मोदी साहब पर दबाव बहुत बढ़ रहा है पार्लियामेंट में भी और पब्लिक की तरफ से भी कि उन्होंने बिल्कुल झूठ बयानिया बनाया है, झूठ बोलते हैं उनके सारे लोग के, न जहाज गिरने का बताते हैं, न जो बहुत नुकसान उनको छुपा रहे हैं और अपने शिकस्त को वो फतह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो है इंडियन अपोजिशन लीडर्स भी और एक जो पुराने इनके होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ये पहलगाम का वाक़या जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर से हुआ है। तो तीसरा किसी ने कह दिया भारतीय अपोजिशन लीडर के इंडियन एयरफोर्स जो है वो नाकारा हो गई है, उनके बहुत प्यारे भी गिर गए हैं, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए काफ़ी मोदी साहब को वो प्रेशर उनके ऊपर आ गया, सब तरफ से इंटरनेशनली भी आ गया है और वहाँ डोमेस्टिकली भी आ गया है।
जी, एयर वाइस मार्शल आबिद रॉ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी रॉ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आबिद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय मिग-22 फ्लाइंग को जो है फ्लाइंग कोफन भी कहा जाता है, इसकी क्या रीजन है? इसको डाउन करने का सोच रहा है भारत। देखिए, ये जो मिग-21 है, ये एक तो ओरिजिनल डिजाइन 1950s का है, जो 63 में इंडिया को मिले थे ये जहाज। लेकिन उसके बाद ये दुनिया में एक मॉडल ऐसा है इस जहाज का कि ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुए और ये बेशुमार एयर फोर्सेज इसको ऑपरेट करती है। तो सबसे बड़ी जो उनको मसला है ये कि ये बहुत पुराना डिजाइन है और बहुत पुराने जहाज का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें अपग्रेड करने की जो गुंजाइश है वो कम से कम होती है। मतलब इससे स्पेस कम है इसमें, और क्योंकि डिजाइन बहुत पुराना है, इसमें बहुत सारी चीजों को कैटर नहीं किया गया था। और एज होने के नाते एक फाइटर जहाज की एवरेज एज 30 से 35 साल होती है। फिर वो जो है ना आपसे बोझ बन जाता है और उसको रिटायर करना जरूरी होता है। फ्लाइंग कॉकपिट इसको इसलिए कहा जाता था कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद इनके पायलट सीधे इस जहाज पे आते थे और दरमियान में कोई ट्रांजिशन वाला इनके पास ट्रेनर नहीं था। तो ये जहाज उस दौर का है जब इनकी लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा है उनकी, मतलब लैंडिंग स्पीड 300 किलोमीटर है तकरीबन। तो ये नए पायलट के लिए हैंडल करना मुश्किल होता था टेक ऑफ और लैंडिंग। अब ये कंपेयर टू से F-16 जिसकी बहुत कम है लैंडिंग स्पीड और टेक ऑफ स्पीड, तो ये कंट्रोल करना इनको आसान है। ये एक वजह ये थी। दूसरा ये कि अब आज की दुनिया में जो फाइटर जहाजों की डेवलपमेंट है उसकी स्टैंड नहीं करता सर्वाइव, तो ये सर्वाइव नहीं करेगा उसमें। आप इन्होंने इंडिया से बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन की है। ये जो बाइसन है इनका, ये बड़ा अपग्रेडेड है, इसमें रडार भी लगी हुई है, इसमें वो ये R-77 मिसाइल भी लगे हुए हैं जिनकी रेंज अच्छी है। लेकिन ये BVR के दौर में ये नहीं स्टैंड करेगा। फिर इसके जो सेल्फ प्रोटेक्शन पैकेजेस होते हैं वो इसके नहीं है कोई भी। मतलब एक मामूली सा रेडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है और पुराने जमाने में कैफ एंड फेयर वगैरह है। तो ये 2014 से इसको फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मसला सबसे बड़ा ये आ रहा था कि ये इंडिया के पास 450 की तादाद में थे। तो 450 जहाज ये रिटायर करना ये जो है ये बहुत मुश्किल फैसला होता है। ये बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता। इनका तेजाज जिससे इसको रिप्लेस करना था वो उस रफ्तार से न डेवलप हुआ, न प्रोड्यूस हुआ, न डिलीवर हुआ। तो इसलिए आज ये बहुत बड़ी उनके लिए एक मुश्किल पेश है कि वो इससे दो चार हैं। उनकी एस्टेब्लिशमेंट 42 स्क्वाड्रन्स की है, वो 30-31 से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वो शॉर्टेज है उसके, अब ये भी चले जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स इस वक्त नेक्स्ट इनका जैगवर भी है, वो भी रिटायरमेंट पे वो जबरदस्ती उसको उड़ा रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ वो उड़ता था उन्होंने उसे रिटायर कर दिया है। जैगवर है मिग-29 88 में इनके पास आया था। तो इनकी एयरफोर्स जो है ना जिसे कहते हैं ऑब्सोलेसेंस, उससे गुजर रही है। तो पूरी एयरफोर्स को इन्हें रिवैम्प करने की जरूरत है। मगर ये काफी लंबे अरसे से 1963 से इन किए गए थे, मगर अब एकदम से डाउन करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल लॉस होगा। और जो है इसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट जो है भारत कर रहा है? अच्छा देखें, ये एयरफोर्स जो है ना और नेवी, ये बड़ी महंगी सर्विसेज है। इनमें मतलब आप जहाज खरीद रहे हैं वो खड़ा भी रहे ना तो वो उससे बहुत खर्चा होता है, उड़ने में तो डेफिनेटली होता है। तो ये एक कांस्टेंट एक प्रोसेस होता है कि आपके हर दौर में एक टाइप का जहाज रिटायरमेंट की फेज में आया हुआ होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इससे गुजरी है, बट फॉर्चुनेटली हमारी एयरफोर्स ने बड़ा प्लान अंदाज में रिप्लेसमेंट प्लान की है और एक स्क्वाड्रन जाती है तो उसके जाने से पहले ही अगली वाली आ जाती है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने चूंकि देर बहुत की, अब ये राफेल का फैसला भी आपको हैरत होगी तो इसके डिसीजन लेने में इनको 18 साल लगे हैं कि जहाज लेना है नहीं लेना है, क्योंकि ये जो 4.5 और 5 जनरेशन के जहाज बहुत महंगे हैं। अब राफेल की कीमत जो प्रोग्राम कॉस्ट उनको पड़ी है तकरीबन $250 मिलियन पर एयरक्राफ्ट पड़ी है। प्रोग्राम कॉस्ट में ये आ जाता है कि उसके वेपन भी हैं, मेंटेनेंस भी है, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, 2 साल के 3 साल के। ये जब जहाज अपने यहाँ लेके आपने राफेल का जिक्र कर दिया दोबारा से, तो अभी तो ओपोजिशन लीडर ने कल फ्लोर पे कह दिया है
कि ये राफेल गिरे हैं 4, तस्दीक हो चुकी है, और मोदी सरकार जो है इस टाइम परेशान है, और मोदी सरकार को भारत के लोगों ने, भारतीय ओपोजिशन ने परेशान करके रख दिया है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पिछले दरवाजे से निकल के चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो बात सही है। जहाज की सिलेक्शन जो है ना वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिर कोई जहाज आपको रेडिली अवेलेबल नहीं होता। अब मैं आपको इसकी Su-57 की भी आपको मिसाल देता हूँ, ये इनकी कंसिडरेशन में है। रशिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो डिलीवरी शेड्यूल जो प्रॉमिस करेंगे उस पर डिलीवर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस जहाज के वेपन उससे सारे क्वालिफाई हो गए हैं? द आंसर इज नो। क्या इस जहाज के स्पेयर पार्ट्स की स्मूथ गारंटी है? द आंसर इज मे बी सस्पेक्ट है, 50-50 है। देखिए जब से रशिया टूटा है उनकी इंडस्ट्री भी, क्योंकि सारे यूएसएसआर में फैली हुई थी, वो अब रशियन फेडरेशन के पास उसको कलेक्ट करना, वो स्पेयर पार्ट करना, रशियन जो इंडस्ट्री है खासतौर पर एविएशन की, वो इस तकलीफ से गुजरी है। उनके बहुत सारे प्लांट यूक्रेन में लगे हुए थे जिससे उनकी जंग चल रही है। वाइस मार्शल साहब काइंडली बताइएगा कि ये जो रशिया से डील चल रही है Su-57 की, ये डील क्या है? भारत की जो डील चल रही है, देखिए ये रशिया के पास बेस्ट एयरक्राफ्ट इस वक्त अवेलेबल है, Su-57 है। लेकिन जब आप एक लेटेस्ट जहाज खरीदते हैं ना तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, उसके सारे वेपन उस पर क्वालिफाई नहीं हुए होते जी, बैटरी प्रूवन नहीं होता, वो मेंटेनेंस का उसके भी प्रोसीजर सेटिल नहीं हुए होते कि अगर आपने 40 जहाज लिए और वो इतने घंटे पर मंथ फ्लाई करेंगे सारे जहाज, तो क्या स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या वो अवेलेबल हैं, क्या उनकी डिलीवरी, उनकी फोरकास्ट स्मूथ है नहीं है जी। अच्छा, अमेरिकन जहाजों का सबसे बड़ा मसला ये है, अमेरिकन जहाज जो आते हैं वो बगैर किसी कंडीशन के नहीं आते। पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। हमने टुवर्ड्स एंड 80 हमने 72 F-16 ऑर्डर दिया था, हमने $658 मिलियन पे कर दिए थे। अचानक वो किसी बात से नाराज हुए, उन्होंने आप पे प्रेशर अमेंडमेंट लगा दी और आप पे एम्बार्गो लगा, आपके पैसे भी खा गए। वो आपसे कहा गंदुम ले लें, सोयाबीन ले लें। वो 28 जहाज हमारे तैयार थे उस वक्त, वो उन्होंने स्टोरेज में रख दिए और उसकी स्टोरेज की भी कीमत हमसे ली। कहने का मकसद ये अमेरिकन जहाज इन कंडीशन में आते हैं जिसमें पॉलिटिकल आबिद रोज़ साहब, भारत की जो है अमेरिका से भी डील चल रही है जंगी जहाज लेने की, F-35 की, इसमें क्या हकाइक है, क्या कहना चाहेंगे? उसमें सबसे बड़ा खतरा यही है, जो इंडिया भी घबराता है कि अमेरिकन से कोई वेपन इतना बड़ा लेना, वो उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत होती है। वो किस बात पे नाराज हो रहे हैं, कब आप पे सैंक्शन लगा दें, कब आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा के उसकी सप्लाई बंद कर दें। पाकिस्तान ने 65 वॉर 71 वॉर इन्हीं सैंक्शन पे लड़ी है। आबिद रोज़ साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने ज्वाइन किया जी। ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे, और जो है मुआहिदा तय पा गया, पाकिस्तान और अमेरिका मिल के तेल पे काम करेंगे, और ट्रंप ने कहा है कि हम इस पे जो है टाइम विल कम कि पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। जी बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि एक पूरी ग्लोबल डायनामिक्स जो है इसमें एक बहुत हैरानकुन किस्म की एक चेंज आ गई है। तो इसमें मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो वर्ल्ड डायनामिक्स जो थी वो एक तो 9/11 के बाद चेंज हुई जी, और उसके बाद जब अमेरिका की शिकस्त हुई 2021 अगस्त में, और वहां से अफगानिस्तान से उसको जाना पड़ा, और उसकी जो मिडिल ईस्ट में जो पॉलिसी थी जो फेल हुई, उसमें फिर एक काफी वर्ल्ड डायनामिक्स में जो है ये चेंज आया। और इन दोनों वजूहात की बना पर जो अमेरिका का जो यूनिपोलरिज्म जो था वो जो चल रहा था 1991 के बाद से, उसने मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है ना रुख इख्तियार किया। और उसके साथ दूसरी जो डेवलपमेंट ये हुई कि जो पिवट ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि वेस्ट में रहा, वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। फिर साथ क्या हुआ कि जी यूक्रेन और गाजा वॉर जो है वो शुरू हो गई, जिसने जो है यूनिपोलरिज्म को और मजीद झटके दिए, क्योंकि इसका नुकसान जो है यूरोप को खासकर और अमेरिका को भी उठाना पड़ा, और आज तक वो उससे आजाद नहीं हुए। और फिर ये हुआ कि रशिया और चाइना दोनों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के उभरे, और उन्होंने जो है
रशिया अमेरिका की जो यूनिपोलरिज्म को है उसको चैलेंज किया जी। और फिर ये है कि अमेरिका की जो टोटल रिलायंस थी नाटो पे, इजराइल पे, इंडिया पे, उसने कोई उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, बल्कि दुनिया में ये एक मोस्ट हेटेड नेशन बन के ये उभरा इन दो इत्तेहादियों की वजह से। और आपको ये याद होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को बुलवर्क अगेंस्ट चाइना बनाने की कोशिश की, पुलिसमैन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन बनाया और स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑफ साउथ एशिया बनाया, और यहाँ तक इजराइल था उसको स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाया, और उस पर उसने अरबों डॉलर जो है वो खर्च किए। अब इस बैकग्राउंड में जो 4 दिन की जो इंडिया और पाकिस्तान की जो ये जंग हुई, उसने इंडिया के तमाम मिथ जो है उसको हवा में उछाल दिया, और जो है एक मुकम्मल तौर पे मेरा ख्याल है कि एक वर्ल्ड डायनामिक्स में एक सही मानों में एक इस वक्त जो है एक शिफ्ट आ चुकी हुई है। बिल्कुल जो 6 मई तक पाकिस्तान की पोजीशन थी कि वो एक डिस्कार्डेड था, आइसोलेटेड था और इररिलेवेंट था, उसकी अब दुनिया में पिजाराई हो रही है और हर तरफ उसके दोस्त बन रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जो है वो भी जो है ना हद से ज्यादा मेहरबान हुआ है और उसको वो दोस्त बनाना चाहता है। और उसके बरअक्स जो है इंडिया, जो कि शाइनिंग इंडिया था उस वक्त तक, आज उसकी हर तरफ से हजीमत हो रही है और उसको लान तान हो रही है, क्योंकि उसने जो है ना इनको एक किस्म का जो है ना गलत फहमियों में डाला। और आज अमेरिका ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि उसने ये तमाम दौलत जो उसके ऊपर लुटाई वो उसने एक बेमानी जो ना रॉन्ग हॉर्स के ऊपर उसने बेट किया, ना उसने चाइना के खिलाफ किया, उससे भी मार खाई। और ब्रिगेडियर साहब, भारत तो बुरी तरह जो है वो बेनकाब हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यह कि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जो है चीन से जो माहिदा किया है और आज सैटेलाइट लॉन्च की है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, खला के लिए क्या कहेंगे इस पे? गवादर की सुपरविजन करेगी और दीगर फवाइद होंगे इसके? देखिए ना, इस वक्त जो सबसे हैरान कुन चीजें जो हैं वो 3 हो रही हैं पाकिस्तान के लिहाज से। एक तो अंदरूनी इनकी जो मईशत है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि उसके अमेरिका के साथ एक दफा फिर से नए जो है ना इत्तेहाद जो है ना उसकी तरफ गामजन है। और फिर ये है कि चाइना तो वैसे ही उसका स्ट्रेटजिक और आयरन ब्रदर था, अब वो एक नए मराहल की तरफ जो है ये चल पड़ा है और वो अभी हर फील्ड में जो है वो एक उसका एक। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। रो अभी साहब, आप क्या कहेंगे कि वो रशिया रो अभी साहब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने चीन जो है वो सैटेलाइट लॉन्च किया है? जी वो देखे ना, ये अब तो अभी एक चाइना की मदद से ही पाकिस्तान स्पार्को ने ये लॉन्च किया है। ये तो अयूब खान के वक्त में ही हमने ये स्पेस में ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन हमने उसको इतनी सख्त तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज हमने ये लॉन्च कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि अभी आइंदा की जो जंग है, ये जो स्पेस वॉर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और टेक्नोलॉजिकल वॉर जो है वो भी है। वो डील अभी तक जो है ना एक तो पब्लिक से ही हुई है, बट ये जरूर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान उन तैयारों में दिलचस्पी रखता है क्योंकि सेल्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, और उनमें जो वेपन लगा हुआ है PL-17 जो अगला मॉडल है PL-15 का, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स को एक नई शक्ल देगा और नई एक ताकत प्रोवाइड करेगा। तो रीजन में मतलब इसके ऐसा वेपन और जहाज किसी के पास नहीं होगा। क्या अहमियत नजर आ रही है आपको रो अभी साहब इस डील की, और ये कब तक मतवक्के है? इससे क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, क्या पावर मिलेगी एयरफोर्स को और पाकिस्तान आर्मी को? देखिए, ये अगली जंग याद रखें, जिस मुल्क की एयरफोर्स अच्छा करेगी ना वो मुल्क जंग जीतेगा। अब आर्मी का रोल सेकेंडरी रह गया है और दूसरा एयरफोर्स जो है ना वो आपकी जंग जितवाएगी या मतलब आपके हथियार के खिलाफ कर जाएगा। बिल्कुल सही, मतलब एयरफोर्स की रोल प्ले करती है।
ये पिछले 40-50 साल से एयर फोर्सेस भी जंग में प्रोमिनेंट रोल कर रही है। आप गल्फ वॉर दोनों देख लें, 91 वाली भी और 2003 वाली भी, और उसके बाद भी बेतहाशा मिसालें हैं। तो इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त पूरी कोशिश पे है कि वो इंडिया की जो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है और एक उनका जो अपना एक गलत अब वो जो फॉल्स परसेप्शन था बड़ी ताकत होने वाले रीजन में, तो वो जिसको चाहेंगे मसल देंगे। वो आपने देखा 6 और 7 मई के 1.5-2 घंटे में फैसला हो गया कि इंडिया एकदम बैक फुट पे गया है। उसको अपनी पूरी एयरफोर्स 1000 जहाज ग्राउंड करने पड़े हैं। वो 8 और 9 मई को एक जहाज भी इंडिया का उड़ा और वो अपने एक्से 300 किलोमीटर पीछे हो गए थे। एयर मार्शल साहब, अभी रिसेंटली जो है ओपोजिशन लीडर्स ने वहां पे फ्लोर पे भारत में नरेंद्र मोदी के मुंह पे सारी बातें की, बड़े बड़े सवालात किए। मोदी साहब को वहां से भागना पड़ गया। उन्होंने कहा कि 4 राफेल गिराए हैं। ये भारत में भारतीय सियासतदान वजीर आजम के मुंह पे कह रहे हैं, जिसको छुपाया जा रहा था। तो इनका दिफाई बजट जो सिर्फ एयरफोर्स का है, भारतीय एयरफोर्स का, वो पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बजट ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, जहाज ज्यादा है उनके पास, लेकिन अगर आपके पास सलाहियत नहीं है उनको ये बेस्ट ऑपरेशनलाइज करने की उन जहाजों को, तो फिर आपको सिवाय शर्मिंदगी के की होगा। आपने देख लिया है कि उनके पास राफेल था, इसके पास बेहतरीन मिसाइल हैं, बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के पैकेजेस हैं जहाज के अंदर ही। और ये दुनिया का एक मॉडर्न तरीन जहाज गिना जाता है, नेटो का फ्रंट लाइन फाइटर है ये। उसके साथ 20 मिनट के अंदर उनके 4 जहाज अगर आपने गिरा दिए हैं विद दी सो कॉल्ड चाइनीज टेक्नोलॉजी, जिसको वो बहुत बैकवर्ड और वो पुराना समझते हैं, तो ये दुनिया उस शॉक से नहीं निकली कि भाई ये हुआ क्या है। और क्योंकि हुआ इंडिया में है, इसलिए इंडियंस को अभी तक वो स्टेट ऑफ डिसबिलीफ में है कि ये हमारे साथ मतलब 4 जहाज हमारे, जिससे हमें बड़ा नाज था राफेल पे, तो Su-30 गिर गया उनका MiG-29 गिरा है। मिराज 2000 है बहुत अच्छा जहाज, लेकिन पुरानी है, उसमें वो विंटेज जहाज है और बड़ी दुनिया उसको भी रिटायर कर रही है जो मॉडल इनके पास है। कहने का मकसद ये है कि आपको 2019 का भी वाकया याद रखें, मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बात थी कि इतने अच्छे जहाज होने के बावजूद उन्होंने सबसे आगे MiG-21 को डाला, जो आगे शूट डाउन हो गया, अभिनंदन पकड़ा गया यहाँ पे। तो ये एयर एम्प्लॉयमेंट की जो स्ट्रेटजी है, ये बहुत ज्यादा सोच विचार मांगती है कि आपने अपने जहाज को किस तरह इस्तेमाल करना है और किन जगहों पे उसे नहीं इस्तेमाल करना। तो ये हाँ और ना का फैसला जो है ना, ये बड़ी प्रैक्टिस सोच विचार के बाद आता है। और उसके बगैर आपने देख लिया कि उनका MiG-21 जो सबसे पुराना वो भी गिरा, राफेल भी गिरा जो सबसे मॉडर्न जहाज है। तो डिफेंस बजट काफी होना जरूरी नहीं है, उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है कि किस तरह आप करते हैं। मगर ये पाकिस्तान को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स को। पाकिस्तान को बिल्कुल, एयरफोर्स क्योंकि है ही टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस, तो आपको हर स्टेज पे प्रोग्रेस का सोचना है, हर स्टेज पे उसे इम्प्रूव करने का सोचना है, हर स्टेज पे आपको नए तरीके सोचना है कि आपने किस तरह इस जहाज को इस्तेमाल करना है। J-10 वो जहाज है जिसे कोई चाइना से खरीद नहीं रहा था, पाकिस्तान पहला जहाज था। हमने ये लिया और हमने ये इस सोच में लिया कि इसकी रेडार बहुत अच्छी है और इसका जो वेपन है उसकी रेंज बहुत अच्छी है। ये PL-15 जो है, सिर्फ एक चीज में ये जहाज मार खाते हैं चाइनीज कि इनकी कोई बैटल हार्डनिंग या बैटल की टेस्टिंग नहीं हुई जो अमेरिकन जहाजों की है। और कहने को वो नेटो के जहाजों की भी है, जिसमें ये राफेल है, टाइफून है जी। लेकिन इन्होंने उन जगहों में हिस्सा लिया है जहां पोजीशन कोई नहीं थी, लीबिया में यूज हुए जी। थैंक यू सो मच, आपका मौकफ आ गया। राव साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, बात करेंगे ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब से। जो ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको? ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला के लिए लॉन्च कर दी है, CPEC की निगरानी करेगा, दीगर फवाइद होंगे इसके। ये एक बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, क्या कहेंगे इस पे? जी, मतलब ये है कि अभी मैं बात सुन रहा था राव साहब की और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ जी कि ये जो अभी जो टेक्नोलॉजिकल एरा है, इसमें आज की टेक्नोलॉजी कल रिडंडेंट हो जाती है, इतनी तेजी से चेंजेस आ रही हैं
सोफिस्टिकेशन में। तो हर मुल्क जो है, जो कि बनाने के काबिल है, वो यही चाहता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं और नई से नई चीज पैदा करूं। और ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिसमें एक तरफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, ऊपर से रशियन टेक्नोलॉजी है, फिर चाइनीज है, फिर इजरायली है, और ये सब मेजर टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं जो कि आपस में compete कर रहे हैं, बाकी तो लेने वाले हैं। अब अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की ये बात करें तो पाकिस्तान को एज इसीलिए है कि जो आप ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड और एयर के फील्ड में हमने इंडिजनाइजेशन जो है ये लेट 89 और 90 से शुरू कर दी, और हमने हर चीज खुद जो है उसमें प्रोडक्शन लेवल में जो है हमने जो है ना चाइना के साथ मिल के किया। तो उसके बरक्स इंडिया ने तो कोई ऐसी इंडिजनाइजेशन नहीं की, वो तो सब जो है वो बाहर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जो है ना उसका सारा जोर रहा। तो इस वजह से उसको आज ये पता चल गया कि वो कितना ये कमजोर साबित हुआ है, क्योंकि ये जो बात है कि इट इज द गन विच मैटर्स एंड नॉट द गन इटसेल्फ। कि गन के पीछे कौन है, उसकी स्किल कितनी है, उसका रिजॉल्व कितना है, उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, ये बहुत मैटर करती हैं। और ये 4 दिन की जंग में ये साबित किया हमने कि हम इन तमाम चीजों में अच्छे हैं, और अब हम बाकायदा जो है अपनी चीज को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। ये 2019 का जो हुआ हम कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद हम सोए तो नहीं, हमने मजीद उसमें जो है ना बेहतरी लाई, और उसकी वजह से फिर आज जो है जब 2-4 दिन की ये जंग हुई उसमें हम मुकम्मल तौर पे ये तैयार थे, और हर फील्ड में जो है हमने उनको मात दी, क्या वो टेक्निकल, क्या वो टेक्नोलॉजिकल, क्या वो जो है फाइटर स्किल और एयर स्किल्स और डिप्लोमेटिक स्किल, हर लिहाज से हमने जो है ना। जी ब्रिगेडियर आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब ने, है वो। जी ब्रिगेडियर गजनफर साहब, क्या कहेंगे आप? जी ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आपको? ये अच्छी बात है अगर अमेरिकन कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन में मदद करती हैं जी, और कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है, तो एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, बड़ी अच्छी एडवांसमेंट होगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तेल मौजूद है, अगर ईरान के अंदर तेल मौजूद है तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में भी तेल मौजूद है, और बारहा तेल को तलाश करने के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोरेशन हो चुकी है। मुझे याद है 1974 में बलूचिस्तान में बारखान के इलाके में और मावंद के इलाके में ये एक टीम आई थी आरामको की जी, जिसने ऑयल एक्सप्लोरेशन की थी जी, और वहाँ पे शुनीद ये है कि वहाँ पे तेल दरियाफ्त हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने उनको टैप कर दिया था। बिल्कुल सही। क्योंकि ये भी याद रखिए कि दुनिया में एक कार्टेल है, एक माफिया है तेल की कीमतें कंट्रोल करने का और तेल की एक्सप्लोरेशन कंट्रोल करने का, राइट। और वो आज नहीं बना था, वो माफिया कोई बहुत अरसा पहले ये जो हेड्स थे शेवरॉन के, बर्मा खेल के और बाकी जो तेल की कंपनियां हैं जी, उन्होंने मिल के ये एक ग्रुप बना लिया था, और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जहां भी तेल निकलेगा वहां हम एक्सप्लोरेशन करेंगे और तेल की सप्लाई और कीमतों का कंट्रोल करेंगे जी। अब वो चल रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को इस बात की इजाजत नहीं दी जाती कि वो तेल दरियाफ्त करे। उसको पैसे जैसे पे करके जो भी कंपनी होती है उसको ये रोक दिया जाता है ये कहने से कि जी आप ये अनाउंस करें कि यहाँ पे तेल मौजूद है जी। इमरान खान के जमाने में एक अंडर द सी एक्सप्लोरेशन हुई थी, और मेरी शुनीद ये है कि वहां पे तेल निकल आया था, बिल्कुल सही, लेकिन फिर वर्ल्ड प्रेशर के ऊपर वो तेल, उसमें अमेरिका सबसे आगे होता है जी, वो आ चुका है, रिफ्यूज कर दिया गया, उसको नहीं अनाउंस किया गया, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान कितना तेल है जो बाहर से खरीदता है जी। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर तेल निकल आएगा तो पाकिस्तान की डिपेंडेंस कम हो जाएगी ना, क्योंकि पाकिस्तान पे अभी जो तेल निकल रहा है वो तो बहुत कम मिकदार में, और वो भी चकवाल के इलाके में और उस रीजन में है जहाँ पे आपको वेल्स मिले। तो एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन ये कन्विक्शन के साथ होनी चाहिए, और ऐसी तेल की कंपनियां आए जो इस
ऑयल कार्टेल का प्रेशर ना लें कि जो उनके प्रेशर में आगे फिर अपनी तहकीक को अनाउंस ही ना करें। ब्रिगेडियर साहब, अभी जहाँ तक नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है, वो तो आप पता है दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो हिटलर मुसोलिनी प्लस उनसे भी ज्यादा जलील किस्म का आदमी है। मैं और आप क्या कहेंगे उसको तो उसके 3 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर मोदी को कहा था कि यू आर ए क्लाउन टेररिस्ट, और इसके बाद रोजाना उसकी दुनिया उसके ऊपर सवाल उठाती है। एक अखबार इकनॉमी में उसने मोदी के बारे में ये लिखा था, हेडलाइन लगाई थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट कनेक्शन विद द रेपिस्ट। रेपिस्ट का मतलब है कि उसने एक मिनिस्टर ऐसा बनाया था जिसके टेलीफोन से कोई 200 किस्म की लेडीज की न्यूड पिक्चर्स निकली थी और कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें लग रहा था कि वो इस काम में इन्वॉल्व है। तो नरेंद्र मोदी ने उसको 3 दफा एक मिनिस्टर बनाया, 3 दफा, तीसरी दफा जब मिनिस्टर बनाया तो उसको 3 मिनिस्ट्रियां दे दी, और ये बेताशा पैसे जमा करते हैं। लास्ट ईयर का जो बीजेपी का जो डोनेशन का बजट था वो 2243 करोड़ था, और इसके साथ साथ इन्हें दुनिया में बहुत सारी तंजीमों को लगाया हुआ है। जो अमेरिका में जहाँ पे इनकी डोनेशन बैन कर दी गई थी, वहां पे ये पैसे जमा करते हैं। एक अमेरिका में एक है इन्फिनिटी फाउंडेशन। इन्फिनिटी फाउंडेशन ने लास्ट ईयर इनको $1.95 मिलियन दिए थे, और इन्फिनिटी फाउंडेशन का मकसद ये है कि वो अमेरिका में भी और भारत में भी जो यूनिवर्सिटी और स्कूलों और कॉलेज में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसको हिंदू एक्सट्रीमिज्म में लाने के लिए, उसको हिंदू तालीमात में लाने के लिए वो प्रेशराइज करती हैं और वो सिलेबस चेंज लाती हैं। उसके लिए वो बीजेपी को और आरएसएस को पैसे देती है, फंड देती है। ये फंड वो बाहर से जमा करती है। सीना फाउंडेशन है, उसने लास्ट टाइम जो है इनको आरएसएस को $3.3 मिलियन दिए थे जी। तो इसी तरह एक वीएचपी की एक सब्सिडी एक प्रॉक्सी फाउंडेशन है, उसको इकल विद्याला फाउंडेशन कहते हैं। उसने आरएसएस के लिए $39 मिलियन जमा किए थे। वो कोविड के पैसे खा गए थे। वहां जो अमेरिकन हुकूमत ने कोविड में उनको पैसे दिए थे बिल्कुल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की मदद के लिए, वो उन्होंने इस दहशतगर्दी के लिए अमेरिका को भेज दिए थे। और वो इकल फाउंडेशन लिंक है संघ परिवार से, उसके दहशतगर्दी के लिंक है। इसी तरह वीएचपी की फाउंडेशन है एक, उसका नाम है HSS, ये हिंदू सेवक संघ है। वो अमेरिका की 32 स्टेट्स में डोनेशंस जमा करती है उसने। और वो CIA ने VHS को अपनी फेसबुक पे रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, जिसको बाद में हटा दिया गया था। वो इनके आरएसएस को पैसे भेजती है और ये पैसे जमा करते हैं, डोनेशंस जमा करते हैं। VHP जमा करती है, संघ परिवार जमा करता है, VHS जमा करती है, VHE जमा करती है जी। और इसको ये भारत के अंदर और दुनिया में दहशतगर्दी जो है फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो बुनियादन मकसूद में जो पाकिस्तान ने इनकी तबाही और बर्बादी की है, इस तरह इनके रफाल तैयारे तबाह हुए हैं, जो पूरी दुनिया कह रही है कि ये तबाह हुए हैं। नो डाउट इनका अपना फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है तबाह हुए हैं, और ये लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका CDS जो है बार बार आके यही अनाउंस करता है कि जी अभी तक संदूर खत्म नहीं हुआ, तो संदूर को ले ले अपने किसी और जगह पर। आपको पता है सिंदूर के बाद भी एक प्रोसेस, सिंदूर लगाने के बाद उसका एक और भी प्रोसेस होता है। तो सिंदूर इन्होंने लगाया था, वो प्रोसेस इनके साथ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर दिया और पाकिस्तान फौज ने मुकम्मल कर दिया। बिल्कुल सही। अगर इससे भी आपको शर्म नहीं आती और बेगैरती की फिजा में आप रहते हैं जी, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। भारत के लोगों को चाहिए कि इस शख्स को अपना रेड फोर्ट के सामने चौक पे खड़ा करके मुंह पे जूते मारे। इसको अमित शाह को, अजीत कुमार डेविल को, जिनकी पॉलिसीज ने इनके ही मुंह पे जाके थूका है। अगर नहीं करेंगे तो भारत एक तबाही की तरफ जा रहा है, एक एक्सट्रीमिज्म की जा रहा है, एक मजहबी दहशत पसंदी की तरफ जा रहा है। उसके अंदर ही जागा जाएगा, वो इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुनी सारी गुफ्तगू एयर वाइस मार्शल और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब की, ब्रिगेडियर गजनफर साहब की, ब्रिगेडियर हैदर साहब की, और जो सारा RSS कलेक्शन करती है बाकायदा दहशतगर्दी करवाने के लिए, और CIA ने बाकायदा इसको ब्लैक लिस्ट किया अमेरिका में। अमेरिका की 35 स्टेट्स में जो है RSS चंदा जमा करती है दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए।
अपने होस्ट उमर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।